यह है मंगल ग्रह पर खड़ा परसिवियरेंस रोवर, जो पिछले 4 साल से लगातार इस लाल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है। साल 2020 में लॉन्च हुए इस रोवर का केवल एक ही काम था कि वह किसी भी तरह से मंगल पर मौजूद रहकर वहां पर जीवन की खोज कर सके। क्योंकि अगर जीवन के कुछ भी सबूत हमारे हाथ लगते हैं तो यह मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी बात होगी। सोचिए, 6000 ग्रह को देखने के बाद भी हम कहीं भी जीवन का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं खोज पाए थे। पर मंगल ग्रह पर इस रोवर ने वो करके दिखाया जो पिछले 60 लाख साल से मानव सभ्यता कभी नहीं कर सकी थी। 10 सितंबर 2025 को नासा ने पहली बार दुनिया को चौंका दिया कि उन्हें मंगल पर जीवन के ऐसे केमिकल सब्सटेंस मिले हैं जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जैसे ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं। यह पहली बार है जब डीप स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पर हमें लाइफ से रिलेटेड कुछ मिला हो। तो दोस्त, जीवन के इस रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए और चलिए मंगल ग्रह की ऐसी यात्रा पर जहां आप पहली बार एक रोवर के नजरिए से ये जानोगे कि मंगल कैसा दिखाई देता है और क्या यहां पर मिला सैंपल सचमुच पहली बार पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के सबूत देगा, या फिर हम इस बार भी निराश हो जाएंगे। इसके साथ साथ जानिए कि यह सैंपल कैसे पृथ्वी पर आएगा और इसे आने में कितने साल और पैसे लगेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए मंगल की ओर। 18 फरवरी 2021 को नासा के सबसे एडवांस रोवर परसिवरेंस ने अपनी 203 दिन की यात्रा के बाद मंगल ग्रह पर पहला कदम रखा। इसका मिशन मंगल पर मौजूद जेजेरो क्रेटर पर लैंड करके उसकी मिट्टी और चट्टानों की जांच करना था। नासा ने इस क्रेटर यानी विशाल गड्ढे को इसलिए मिशन के लिए चुना था क्योंकि यहां पर आज से 350 करोड़ साल पहले एक पानी से भरी झील थी, और जहां पानी था तो वहां पर जीवन की संभावना भी थी। इसलिए मंगल पर यह जगह सबसे ज्यादा लाइफ के एविडेंस को पता लगाने के लिए ठीक थी। 45 किलोमीटर चौड़े इस क्रेटर में अब करोड़ों साल पहले नदी के बहने से आज यहां पर चट्टानों और मिट्टी की परतें जमा हैं। वहां आप यहां पर नदी के इन्वर्टेड चैनल्स यानी उसके रास्ते को भी देख सकते हो। आप स्क्रीन पर खुद इस क्रेटर को देखिए और सोचिए कि करोड़ों साल पहले यह कैसा दिखाई देता होगा। खैर, परसिवरेंस को इस क्रेटर से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। उसका मिशन सरल था। अपने खास हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से उसने जेजेरो क्रेटर पर मौजूद एक पत्थर चिवाहुआ फॉल्स से मंगल की मिट्टी के सैंपल लिए और उन्हें एनालाइज करने लगा। नासा ने इस सैंपल को सैफायर कैनियन का नाम दिया। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस सैंपल में ऐसे बायोसिग्नेचर मिल सकते हैं जो मंगल पर जीवन की मौजूदगी के संकेत दे सकें। असल में बायोसिग्नेचर एक ऐसा सब्सटेंस या कहें तो ऐसी चीज होती है जो किसी ग्रह से लिए गए सैंपल में यह बताती है कि उस सैंपल के बनने के पीछे कोई खास बायोलॉजिकल कारण है या नहीं। हालांकि आप सीधे सैंपल को देखकर यह नहीं बता सकते कि इसे बनने के पीछे किसी बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है। इसके लिए आपको बहुत सारा डेटा और एडवांस्ड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही परसिवियरेंस रोवर ने जो सैंपल लिया है वह नासा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल बन चुका है। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर इस रोवर ने सैंपल तो ले लिया, तो फिर नासा को कैसे पता है कि इस सैंपल में जीवन छुपा हो सकता है या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो दोस्त, इसके पीछे एडवांस्ड इंजीनियरिंग का कमाल है। परसिवरेंस सबसे पहले अपनी ड्रिल से किसी चट्टान को रगड़कर उसकी सतह साफ करता है ताकि अंदर की परत दिखाई दे। इसके बाद यह उन चट्टानों में से कोर सैंपल निकालता है। इसके बाद इसके कैमरा और लेजर काम पर लगते हैं। मास्ट कैम जी शानदार 3D तस्वीरें खींचता है और सुपर कैम अपने लेजर से चट्टान या मिट्टी पर फायर करता है। इसमें लगा रामन स्पेक्ट्रोमीटर हर एक लेजर बीम को एक तय वेवलेंथ पर सैंपल पर डालता है। जब यह लेजर लाइट सैंपल से टकराती है तो ज्यादातर लाइट वैसे ही वापस बिखर जाती है, लेकिन एक बेहद छोटा हिस्सा लगभग 1 लाख फोटॉन्स में से सिर्फ एक सैंपल के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराकर उनकी वाइब्रेशन से जुड़ जाता है। इससे उस फोटॉन की वेवलेंथ थोड़ी बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमान स्कैटरिंग कहते हैं। अब हर मिनरल या मॉलिक्यूल की अपनी एक खास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इसलिए वेवलेंथ में जो बदलाव होता है वह एक तरह से उस मॉलिक्यूल की फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। सुपरकैम का स्पेक्ट्रोमीटर इस बदली हुई लाइट को पकड़कर मापता है और वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि उस चट्टान या मिट्टी में कौन कौन से मिनरल या केमिकल्स मौजूद हैं।
इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग रंग के स्प्रिंग से बने हुए खिलौने रखे हैं। आप हर स्प्रिंग को अपनी उंगली से एक ही ताकत से दबाकर छोड़ते हो। अब क्या होगा? पतली स्प्रिंग बहुत तेजी से उछल कूद करेगी तो मोटी स्प्रिंग धीरे धीरे हिलेगी। यानी हर स्प्रिंग की अपनी अलग अलग धड़कन या वाइब्रेशन होगी। ठीक वैसे ही जब सुपरकैम का लेजर किसी पत्थर या मिट्टी पर पड़ता है तो वहां के मॉलिक्यूल्स स्प्रिंग की तरह हिलने लगते हैं। हर मॉलिक्यूल अपनी अलग अलग वाइब्रेशन करता है और उसी वाइब्रेशन की वजह से लौटने वाली लाइट की वेवलेंथ पूरी बदल जाती है। अब सुपरकैम इस बदली हुई लाइट को पकड़ लेता है और वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि वहां कौन सा मिनरल है। अब जब सुपरकैम से पता चला कि कौन सा मिनरल है तो अब बारी आती है पिक्सेल से लेने की। पिक्सेल एक्सरे से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सैंपल के हर छोटे टुकड़े का नक्शा बना लेता है। उसके बाद शर्लॉक नाम का डिवाइस यूवी लेजर से यह पता लगाता है कि कहीं वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो नहीं है। अगर सैंपल में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ लाइफ से जुड़े भी कोई कंपाउंड मौजूद हों तो शर्लॉक उन्हें पकड़ लेता है। नासा के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो विशेष रूप से मंगल पर जीवन की खोज के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अब बारी होती है सैंपल कलेक्शन की। परसिवियरेंस अब मंगल के सैंपल को अल्ट्रा क्लीन सैंपल ट्यूब्स में सील करके फिर फ्यूचर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए स्टोर करके रखेगा ताकि ये सही सलामत पृथ्वी पर पहुंच जाए। खैर दोस्त, अब आते हैं अपने सैंपल की ओर जिसे लेकर नासा जीवन की खोज के संकेत दे रहा है। तो जुलाई 2024 में परसिवियरेंस ने जब 3.2 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े पत्थर चिहुआहुआ फॉल्स को अपने 2 डिवाइस पिक्सेल और शर्लॉक की मदद से एनालाइज किया तो उसे वहां पर रंग बिरंगे धब्बे दिखाई दिए। चौंकिए मत, ये काफी रहस्यमयी गोल गोल पैटर्न जैसे थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें लियोपार्ड स्पॉट्स का नाम दे दिया क्योंकि इस पत्थर पर ये एक तेंदुए के धब्बों की तरह ही दिखाई दे रहे थे। नासा का मानना था कि ये स्पॉट्स करोड़ों साल पहले यहां मौजूद बैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे जीवों के कारण बने हैं। उन्होंने इस चट्टान में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फर की मदद से ऊर्जा बनाई होगी जिससे यहां पर ये लेपर्ड स्पॉट्स बन गए हैं। खैर, अब बारी थी इन स्पॉट्स की गहराई तक जाने की। अब परसिवियरेंस ने शर्लॉक के लेजर की मदद से इसमें मिनरल्स को खोजने की कोशिश की तो नासा को 2 बहुत अहम मिनरल्स हाथ लगे। ये थे विवियनाइट और ग्रे चाइटे। इन दोनों मिनरल्स में आयरन की मात्रा काफी थी, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये दोनों मिनरल्स पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं और इसके पीछे बैक्टीरिया जैसे जीव यानी माइक्रोब्स ही जिम्मेदार होते हैं। पृथ्वी पर विवियनाइट अक्सर दलदल, मिट्टी की परत और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर के पास बनता है, जबकि कुछ माइक्रोब्स ग्रे चाइट का निर्माण खुद ही करते हैं। यानी इसका सीधा मतलब था कि मंगल पर जो सैंपल हमें मिला है वह पृथ्वी की तरह ही वहां पर जीवन के संकेत दे रहा है। यानी अरबों साल पहले यहां पक्का जीवन होगा और कई तरह के माइक्रोब्स फल फूल रहे होंगे। हालांकि इस खोज में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वैज्ञानिकों ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मंगल पर ये मिनरल्स छोटे जीवों ने बनाए हों। कई बार ये चीजें नेचुरली बिना किसी लाइफ फॉर्म के भी बन जाती हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर वहां एसिडिक कंडीशन हो या फिर कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिल जाए तो भी ये दोनों मिनरल्स मंगल के सैंपल में आसानी से मिल सकते हैं। पर इस बात से भी नासा के वैज्ञानिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मंगल पर जेजेरो क्रेटर की जिस जगह पर परसिवियरेंस ने सैंपल लिए हैं उस पूरी जगह पर ना तो ज्यादा गर्मी के निशान मिले, ना एसिड के, और ना ही यह मिला कि इतनी ठंडी जगह पर अनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ से रिएक्शन करके इन मिनरल्स को नहीं बना सकते थे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये मिनरल्स मंगल की सबसे युवा चट्टानों में मिले हैं, जबकि वैज्ञानिक मानते थे कि जीवन के सबूत सिर्फ पुरानी चट्टानों में ही मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि शायद मंगल लंबे समय तक या अपनी हिस्ट्री के बाद के दौर तक भी रहने लायक रहा होगा और हो सकता है कि पुरानी चट्टानों में भी जीवन के संकेत छुपे हों, लेकिन उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो। खैर दोस्त, यहां एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। परसिवियरेंस की टीम ने जब ये खोज की तो उन्होंने तुरंत मीडिया में आकर यह नहीं कहा कि हम मंगल पर जीवन मिल गया, बल्कि उन्होंने बड़े धैर्य से सारा डेटा इकट्ठा किया, महीनों तक उस पर रिसर्च की और फिर उससे एक रिसर्च पेपर के रूप में नेचर जैसी टॉप साइंस जर्नल में प्रकाशित किया। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस डेटा को परखा और अपनी अपनी राय दी।
इस प्रक्रिया को कहते हैं पीयर रिव्यू, यानी विज्ञान में कोई भी दावा तभी सच माना जाता है जब बाकी वैज्ञानिक भी उस डेटा को देखकर सहमत हों। और यही है विज्ञान की असली खूबसूरती। यहां बातें धारणाओं या सपनों पर नहीं, बल्कि कदम कदम पर सबूतों पर टिकी होती है। इसलिए आज वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि मंगल पर हमें जीवन के संभावित संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन लास्ट एंड फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। हालांकि वैज्ञानिकों ने मंगल पर लाइफ को पूरी तरह खोजने के लिए खास फ्रेमवर्क भी बनाए हैं। इनमें से एक है कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल, यानी कोल्ड स्केल, और दूसरा है स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस। इनका मुख्य काम यह जांचना है कि जो डेटा हमें रोवर से मिला है वो कितना सही है, और साथ में फेर्मी पैराडॉक्स का जवाब भी देना है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। पहले स्केल यानी कोल्ड स्केल को नासा ने 7 स्टेप में बांटा है। हर स्टेप पर वैज्ञानिकों का भरोसा बढ़ता जाता है। शुरुआत सिर्फ पॉसिबल साइंस से होती है और धीरे धीरे सबूतों की कड़ियां जोड़ते जोड़ते आखिरी लेवल पर पहुंचकर यह तय हो सकता है कि हां, यहां सचमुच जीवन का प्रमाण है। यह फ्रेमवर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वैज्ञानिकों को जल्दबाजी से बचाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि अंतरिक्ष में जीवन की तलाश करते समय हमें हमेशा बहुत सटीक सबूतों पर ही भरोसा करना चाहिए। इसलिए नासा के लिए एक खास फ्रेमवर्क पर काम करना बहुत जरूरी है। खैर, परसिवियरेंस ने अभी अपने 4 साल के मिशन में 30 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिनमें से 27 पत्थर के सैंपल हैं। लास्ट सैंपल इसी पत्थर का है जिसके मिनरल्स को जीवन का सबूत माना जा रहा है। पर फिलहाल अभी तक सैंपल मंगल पर ही हैं, इसलिए हम ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। तो 100% यह जानना कि क्या पक्का मंगल ग्रह पर लाइफ है, तो उसके लिए इस सैंपल को पृथ्वी पर लाना ही होगा। तो अब सारा खेल मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर ही अटका हुआ है। इस मिशन के लिए लगातार नासा और यूएसए को फंडिंग की कमी के कारण देरी हो रही है। फिलहाल नासा साल 2040 तक $11 बिलियन और कहें तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इस सैंपल को पृथ्वी पर लाएगा। तब जाकर कि हम सही में जान सकेंगे कि क्या मंगल पर जीवन है या नहीं। सोचिए, अगर सच में ये सैंपल में बैक्टीरिया जैसे जीवों के फॉसिल पाए गए और साथ में ये पता चला कि इसमें मौजूद मिनरल्स इन्हीं जीवों ने बनाए हैं, तो यह पक्का हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। भले वे समय के साथ कहीं खो गया, पर जीवन का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका फिर यही मतलब होगा कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। यानी अगर हमारे पड़ोसी ग्रह पर भी जीवन जन्म ले सकता है, तो अब बाकी जगहों पर भी जीवन संभव है। इस एक मिशन से हम फेर्मी पैराडॉक्स को पहली बार सॉल्व कर पाएंगे, जो सच में मानव जाति की बहुत बड़ी जीत होगी। पर इसके लिए हमें 15 साल का और इंतजार करना होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या 2040 तक हमें पक्का सबूत मिल जाएगा कि मंगल पर जीवन था? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो कॉस्मिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना।